हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बीएसएनएल की जो जर्नी रही है 7 साल की, उसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और ओकेजन ये है कि 2 दिन में मेरा ये सर्विस का लास्ट डेट है। तो मतलब 2 दिन बाद मैं रिलीव हो जाऊँगा। लगभग 7 साल की 2018 से लेकर अब तक, अभी 2025 चल रहा है, 2025 अप्रैल। तो लगभग 7 साल की ये जर्नी रही है। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें मतलब बताने की कोशिश करूँगा क्या कैसे हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं कि मतलब 2017 में गेट का पेपर दिया था मैंने, लाडू सराय में डीजी में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से कोचिंग करके। 1 साल का मैंने बैच अटेंड किया था। फिर उसके बाद गेट का पेपर दिया जिसमें मेरी रैंक 360 आई थी। और वैकेंसीज़ उतनी आती नहीं थी, वैकेंसी बहुत कम आती थी। तो कॉलेज से निकले हुए मुझे 2 साल हो गया था। तो एमटेक मेरे दिमाग में नहीं था, मेरे दिमाग में जॉब ही थी। तो वैकेंसीज़ इतनी आती नहीं थी और उस साल किसी वजह से बीएसएनएल में करीब 2000 वैकेंसीज़ आई थी। तो एक साथ बहुत सारी सीट हो गई थी और मेरा लक ये था कि मतलब जिस साल मैं तैयारी कर रहा था फर्स्ट टाइम, जब प्रिपेयर किया तो उसी साल जो है इतनी सारी वैकेंसीज़ आ गई। तो किस्मत से मतलब मेरी ये पहली जॉब लग गई और मैं मान भी रहा था इसको कि किस्मत से लगी है, क्योंकि मैंने वहाँ लाडो सराय में देखा था कि कितना स्ट्रगल करते हैं लोग और कितना परेशान हो जाते हैं मतलब जब जॉब नहीं लगती उनकी काफ़ी टाइम तक। तो फिर मैंने बीएसएनएल जॉब ज्वाइन करने का सोचा, डिसाइड किया, और उसके आगे फिर मैंने कुछ भी नहीं देखा। मतलब उसके आगे फिर कोई तैयारी मैंने कंटिन्यू नहीं की, या ईएस या कुछ भी। तो जो था वहीं पे मतलब बैग रख के और जॉब की मतलब ज्वाइन करने की का इंतज़ार करने लगा मैं। फिर 2017 में नवंबर में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है एलटीटीसी गाज़ियाबाद में। तो पहली जॉब थी, तो मैं मम्मी पापा के साथ ट्रेनिंग सेंटर पे गया। वो लोग भी वहाँ देखे, घूमे फिरे, अच्छा लगा उनको। और फिर उसके बाद हमारी 10 हफ्ते की ट्रेनिंग वहाँ स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग में जो अपने टेलीकॉम नेटवर्क से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होती है वो सब हमें दी गई। और बाकी तो सभी की पहली जॉब थी, सब खुश थे, तो अपना खेलने कूदने का माहौल था, सब बिल्कुल मतलब आराम से चलता था। फिर उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म हुई जनवरी में और फिर मैं आ गया केरला। तो उसमें एक ये था कि आपको सेलेक्ट करना था कि आप कौन सा सर्कल ज्वाइन करेंगे बीएसएनएल में। और उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि आप सीक्वेंस या ऑप्शन नहीं दे सकते थे कि नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये। आप सिर्फ एक जगह सेलेक्ट कर सकते थे, एक स्टेट। और अगर वहाँ नहीं होता तो मतलब आपकी जॉब गई। अगर उस सर्कल में आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आपकी जॉब गई। तो केरला में सबसे ज़्यादा सीटें थी, और क्योंकि उसमें रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होता है, और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र था। तो मैंने मतलब अपना चांस मैक्सिमाइज़ करने के लिए केरल ही भरा, ताकि मतलब मैक्सिमम चांस रहे मेरे सिलेक्शन का। और फिर अभी नए नए थे भी, तो घूमने से कहीं जाने से कोई दिक्कत भी नहीं थी, ठीक है जहाँ भी हो जाए, ट्रांसफ़र वगैरह तो होते ही होंगे। तो फिर केरल मतलब मुझे मिल गया। कुछ लोगों ने भरा था, जिन्होंने यूपी वेस्ट भरा था उनको बाद में यूपी वेस्ट भी मिल गया। लेकिन मतलब उसके लिए हिम्मत चाहिए थी, या तो आपके पास कोई बैकअप हो तब, क्योंकि वहाँ बहुत कम 10 सीटें थी। तो मैं यूपी से हूँ, मैं गोरखपुर से हूँ, तो मुझे मतलब होम होम सर्कल मेरा यूपी ईस्ट पड़ता। लेकिन ठीक है, केरल आया, केरल ज्वाइन किया। और बहुत अच्छा ही डिसीजन था, क्योंकि केरल में मतलब बहुत अच्छा एक्सपोजर हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और जैसे आप आओगे तो आपको देख के लगेगा ही नहीं कि मतलब ऐसे बड़े बूढ़े लोग हैं जो मतलब देख के ऐसे लगेगा नहीं कि वो बहुत जानकारी रखते होंगे, पर वो टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं। और जो चीज़ें हम पढ़ते हैं मतलब ये तैयारी के टाइम में मक्स डीमक्स वगैरह ये सब, और बहुत सारी चीज़ें मतलब जो हम टेलीकॉम से रिलेटेड पढ़ते हैं कि 1310 नैनोमीटर वेवलेंथ और ये सब, मतलब जो भी चीज़ें तो इसका वो इनकी उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है बहुत। और तो हम लोग 3 लोग थे, हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में 3 लोग दोस्त बन गए थे। और हम लोगों ने मतलब कोशिश की कि हमें एक ही जगह, मतलब एक ही जगह मिले, और हमें मिल भी गया था। तो एक शहर है पयन्नूर, वो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ पे हम तीनों की पोस्टिंग हुई, और मतलब हमने क्वार्टर वगैरह लेके साथ में रहना स्टार्ट किया। और बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आता था साथ में रहने में। मतलब सभी सभी एक्साइटेड थे जॉब करने के लिए। और केरल जगह भी बहुत अच्छी है, मतलब आप जाओगे तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब इस जगह से जाया जाए या यहाँ पे ना रहा जाए। तो मतलब 10 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस था, और 10 से भी ज़्यादा था, 10 किलोमीटर से ज़्यादा मेरा दूर ऑफिस था।
लेकिन मतलब आप अगर बाइक पे बैठो तो वो रास्ता कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। रास्ते में कहीं नदी आ रही है, कहीं पेड़ पौधे दिख रहे हैं, कहीं नाव दिख रही है, और मतलब बिल्कुल ग्रीनरी होती है, बिल्कुल ग्रीनरी होती है और बहुत मतलब अच्छा माहौल होता है। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि छोटा शहर था, तो बहुत अच्छा माहौल था। और फिर बाकी लैंग्वेज वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ सब लोग मतलब इंग्लिश समझते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं। और क्योंकि वहाँ जहाँ मैं गया था तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी नेवी के अंदर। नेवल एकेडमी है, इंडियन नेवल एकेडमी एड़ीमाला में। तो वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, वहाँ मैं 4 साल जॉब किया। तो अब जॉब क्या थी, चलिए अभी जॉब क्या है मैं बताऊँगा। तो वो जॉब क्या थी वहाँ पे, तो जॉब ये थी कि जो नेवी का एक्सचेंज था उसके अंदर करीब मतलब मुझे लगता है 4,000 लोग रहते होंगे। तो हमारा काम क्या होता था कि वो लोग, चाहे उनको सिम लेना है, चाहे घर में फाइबर का कनेक्शन लगवाना है, वहाँ पे जैसे बैंक के एटीएम है उन्होंने बीएसएनएल से लीज़ लाइन ले रखी है, या मतलब हाँ ठीक है, फिर अंदर टावर हैं, वो टावर मतलब उन टावर का मेंटेनेंस अप टाइम मेंटेन करना, और उसके अलावा हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। तो ये जितना भी अंदर का टेलीकॉम नेटवर्क था, लगभग सारा टेलीकॉम नेटवर्क, मतलब आप उसको टेलीकॉम नेटवर्क कह लो या एक आदमी की छोटी ज़रूरत जैसे एक सिम लेना या घर पे इंटरनेट लगाने से लेके बैंक में और उनके ऑफिस में हर जगह पे, फिर प्राइवेट एक्सचेंज में, उन सब जगह की भी जो लाइन मेंटेन करनी थी वो सब की हमारी ज़िम्मेदारी थी, मेरी ज़िम्मेदारी थी मतलब पर्सनली। क्योंकि एक बार अंदर जब मैं पोस्ट हो गया तो एज ए जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर में पोस्ट हुआ था। मतलब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। मैं अभी रिज़ाइन भी कर रहा हूँ तो भी अभी मैं जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर ही हूँ 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो वो मतलब एक एक्सचेंज संभालना होता था, उसको बोलते थे आप जेटीओ ग्रुप्स बोलते थे। तो इनका काम होता था कि एक्सचेंज संभालना। एक्सचेंज में कभी भी आप लोग का अगर जाना हुआ होगा तो मतलब आपको पता होगा कि किस तरीके के, जैसे किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जेटीओ की, अगर आपने कभी कनेक्शन लिया हो। अब आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता था कि मतलब कोई भी अगर कस्टमर आता है तो उसको किसी तरीके से मतलब उसको कोई भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उसको ज़रूरत से ज़्यादा कोई मतलब जिस जानकारी की उसको ज़रूरत नहीं है वो उसको नहीं देना। अभी उसको जानने का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कौन जेई है, कौन लाइनमैन है। उसने एक सिम लिया, उसके रिचार्ज में कुछ दिक्कत है, या नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, या उसके घर पे फाइबर लगा है उसमें कुछ दिक्कत है, या ऑफिस में कनेक्शन है उसमें कुछ दिक्कत है, बैंक में जो लाइन है उसमें कुछ दिक्कत है, तो उसमें उसने अपनी दिक्कत बता दी। हमारा काम है दिक्कत सॉल्व करना। अब हमें उससे ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन में देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या हमारे पास है, मटेरियल है नहीं है, स्टाफ है नहीं है, वो सब मतलब मैं चाहता था कि उससे उनका कम से कम वास्ता हो। और बस कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम दरवाजे पे बता दी, फ़ोन पे बता दी, और उसके बाद उसका सल्यूशन हो। और बहुत बार सल्यूशन हो जाता था और बहुत बार सल्यूशन नहीं भी हो पाता था। बहुत बार सल्यूशन लंबे टाइम तक भी मतलब टंगा रह जाता था। तो उसकी बहुत सारी मतलब वजह होती थी जिसमें कुछ नहीं कर पाते थे, हम भी नहीं कर पाते थे क्योंकि मटेरियल भी नहीं होता था। मटेरियल नहीं होता था, और कुछ जैसे रूट होते हैं, जैसे केबल है, वहाँ पे मान लो आप बहुत ज़्यादा पेयर हैं, तो कभी उनका इस्तेमाल इस तरीके से हुआ कि मान लो एक पेयर एक मोटी सी केबल है, मान लो 100 पेयर की आपके कॉपर की केबल है। अब वो केबल बहुत पुरानी लेके गई है, उसमें आप इस तरीके की जगह नहीं है जहाँ पे आप तोड़ के उसे निकाल सको, या वो पूरी केबल चेंज करने का मान लो बजट नहीं है। तो होता क्या था कि मान लो 100 पेयर की केबल है तो उसमें सारे 100 के 100 इस्तेमाल नहीं होते हैं। मान लो 40 कनेक्शन हो रहे हैं इस्तेमाल, 25 हो रहे हैं या 50 हो रहे हैं, तो जब मान लो कभी कुछ पेयर ख़राब हुआ तो दूसरा पेयर बदल दिया। ऐसे करते करते ओवर द टाइम क्या होता है कि सारे अच्छे पेयर ख़राब हो जाते हैं, गायब, मतलब सारे अच्छे पेयर बचते नहीं हैं। और उस रूट पे और कई जगह पे आपको ओवरहेड डालने की परमिशन नहीं होती है, तो कई जगह आप ओवरहेड केबल नहीं डाल सकते हो। तो इस तरीके की मतलब प्रॉब्लम होती थी, कई बार टल जाती थी। टावर है, टावर जो लगा है वो किसी ऐसी जगह पे लगा है कि जो बहुत हाइट पे नहीं है। तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कनेक्शन मतलब नहीं आ पा रहा है, नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो और मतलब जो भी रीअरेंजमेंट करो कि उन पे नेटवर्क नहीं आ रहा है कुछ एरियाज़ में। कहीं कहीं दीवारें बहुत चौड़ी हैं या कहीं कुछ बेसमेंट में है तो वहाँ नेटवर्क नहीं आ पा रहा है। फिर अपनी जो जनरल प्रॉब्लम थी स्पेक्ट्रम वगैरह की, वो तो मतलब रहती थी। तो ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, और जो भी मतलब हमसे सॉल्व हो सकता था हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते थे। कभी मतलब कोई फ़र्क नहीं करते थे, या किसी तरीके की मतलब अगर
कोई जो मजबूरी नहीं है उसको बता रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता था। जैसे मान लो कभी कोई स्टाफ नहीं है, जैसे जेई नहीं है, किसी वजह से बाहर गया, किसी वजह से छुट्टी पे है, तो अगर कस्टमर ने कंप्लेन कर दी तो हमारा एक होता था कि मतलब आपने कितने देर में सॉल्व किया है, एक सेम डे सॉल्व किया है, 3 दिन में सॉल्व किया है, 7 दिन में सॉल्व किया है, ये मामला उससे ऊपर गया है। और ये सारे अलग अलग लोगों के पास जाते थे, सब एसडी पे जाएगा, डी पे जाएगा। अगर जैसे मान लो आपका हफ्ते भर से ऊपर हो गया कंप्लेन को, तो डिविजनल इंजीनियर पे जाता था। और कई कंप्लेन ऐसी होती थी जो बहुत मतलब बहुत पुरानी हो जाती हैं, जिनका मतलब जिनको रिज़ॉल्व करने के लिए हमें हेल्प की ज़रूरत होती थी। पर जब तक वो हेल्प नहीं मिलेगी हम नहीं कर सकते। हेल्प मतलब होता है कि बजट की ज़रूरत है, या तो नए केबल की ज़रूरत है, और एक तरीके से एक नया कॉन्ट्रैक्ट निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि वो काम इस तरीके का है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर ये आपका कोविड टाइम आया, तो कोविड टाइम में भी मैं वहाँ था। मतलब 1 महीने जो कोविड का जो पहला महीना था, बस उसमें ही मान लो कि मतलब ऑफिस बंद था मेरा। उसके बाद तो फिर पूरे कोविड में गया था, और हम सब जाते थे, हम सब लोग अपना काम करते थे। फिर बहुत सारी टीम होती थी, मोबाइल की टीम होती है जो मतलब आपके टावर वगैरह पे के मतलब अप टाइम वगैरह देखती है। फिर आपकी ट्रांसमिशन की टीम होती है जो मतलब बड़े बड़े जो रूट्स होते हैं, जैसे कि आपके घर से जो केबल गया वो एक्सचेंज में गया, एक्सचेंज में जाने के बाद वो एक्सचेंज टू एक्सचेंज कनेक्शन है, एक्सचेंज टू बड़े एक्सचेंज से कनेक्शन है, तो वो सारी चीज़ें वो लोग देखते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी टीम होती थी। लेकिन ये था क्या, ये इस तरीके का था कि मतलब इसमें मोस्टली एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, आप कह लो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था। तो मुझे कभी ज़्यादा पता नहीं चला कि और ज़्यादा क्या चीज़ें होती हैं इसमें। फिर धीमे धीमे टाइम बीता, तो एक दोस्त जो था वो मतलब उसको अपनी बीएसएनएल की लाइफ नहीं पसंद आ रही थी, और तो उसने मतलब बीएसएनएल छोड़ दिया। और एक और दोस्त था, उसकी शादी हुई, फिर वो एक दूसरे जगह पे चला गया, एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया। और फिर मैं वहाँ पे अकेला रह गया। पहले हम 3 लोग रहते थे, और फिर मैं मतलब अकेला रह गया वहाँ पे। तो फिर मैंने मतलब फिर मेरा मन लगना वहाँ बंद हो गया। तो मैंने कोशिश की कि कहीं और देखा जाए, कहीं और कुछ किया जाए। तो फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम फिर से दिया था एमटेक करने के लिए। लेकिन कोविड की में ऐसा हो गया कि मतलब मुझे नहीं लगा कि ये ऑनलाइन एमटेक मैं कर सकता हूँ। ऑनलाइन एमटेक का मुझे लगा कि ये वर्थ नहीं है। अगर ऑनलाइन ही करना है तो फिर नहीं करना है एमटेक। मतलब घर पे बैठ के यार क्या कर लेंगे, वीडियो वगैरह में कंसिस्टेंसी आएगी नहीं, और वो कमिटमेंट अगर होता तो एमटेक की भी क्या ज़रूरत पड़ती। वो तो पीयर ग्रुप होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए आदमी एमटेक करने जाता है कि कुछ लोगों के बीच में रहेंगे जो हमें पुश करेंगे, जिनकी वजह से हम थोड़ा और तेज़ खींचेंगे आगे लाइफ में। और तो उस वजह से था, फिर मैंने एमटेक का नहीं किया। फिर इसमें बीएसएनएल में ये आपका रहता है कि जैसे वॉलंटियर्स की अक्सर मतलब जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, कोई नया काम आता है, कहीं नई वैकेंसी क्रिएट होती है, तो आदमी चाहता है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो आएँ। तो उसमें क्या करती हैं हमारे टीम होती हैं, वो वैकेंसी निकालती हैं, कॉल फॉर वॉलंटियर्स। तो कॉल फॉर वॉलंटियर्स मतलब क्या है कि अगर आपको जैसे आप जाना चाहते हो उस टीम में, तो आप अपना अप्लाई कर दो, मतलब ऑब्वियसली अपने एसडी की परमिशन से, जो कि नॉर्मली मिल जाती है। तो अब तक मुझे 4 साल हो गया था यहाँ पे केरल में। तो 2017 से मतलब 2018 से 2021 मई जून आ गया था। काफ़ी लंबा टाइम रह लिया था मैं वहाँ पे। तो जब फिर एक वैकेंसी आई जो थी मोबाइल कोर नेटवर्क, ठीक है, मोबाइल कोर नेटवर्क में थी। तो मुझे वहाँ पता ही नहीं था मोबाइल कोर नेटवर्क होता क्या है। मुझे लगा था कि बस यही बीएसएनएल इतना ही है, यही तार मेंटेन करने हैं, यही और हमें किसी को कॉल कर देना होता था। तो जैसे मान लो आपका एफटीटीएच कनेक्शन है, अगर वो नहीं आ रहा है तो अपने एक होता है ब्रॉडबैंड नेटवर्क गेटवे बीएनजी, या एक नेटवर्क इंटरनेट बैकबोन होता है। तो एक एनआईबी है हमारे पास, जैसे एक नंबर है एक ऑफिस का, उस नंबर पे हमने कॉल कर दिया। तो हमें लगा बस इतना ही होता है। मतलब ऐसा सोच दिमाग में आता ही नहीं था कि इसके बाहर भी, वहाँ निब में भी कोई बैठा है, उसके आगे भी नेटवर्क जा रहा है। मतलब इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं कि आखिर जो इंटरनेट है, जो नेटफ्लिक्स है आपकी टीवी पे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो उसमें बीएसएनएल का कितना रोल है, कहाँ तक बीएसएनएल है, और कहाँ उसके आगे कहाँ कुछ और है। तो मतलब ऐसे आपके लिए बता दूं कि वो पूरा ही मतलब नेटफ्लिक्स का सर्वर भी आप बीएसएनएल के नेटवर्क के अंदर भी हो सकता है, और किसी से पेयरिंग भी हो सकती है। तो वो मतलब वहाँ से आपके थ्रू आ सकता है। पर जैसे ये सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं थी, और जानकारी नहीं थी तो ऐसा लगता था कि बस ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ही है यहाँ पे, पर ऐसा था नहीं मतलब।
तो जब मोबाइल को नेटवर्क का इंटरव्यू हुआ तो मुझे मतलब जो भी मैंने काम किया था वो मैंने बताया, और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है आप गेट क्वालिफाइड हो। तो बाकी उस काम के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, और ये वो लोग भी मतलब समझ गए थे कि इसने इसमें काम नहीं किया, पर उन्हें लगा ठीक है यंग है और गेट वगैरह क्वालिफाई करके आया है तो काम समझ जाएगा और आएगा। तो फिर मैं आया 2021 के अक्टूबर में, फिर मैं आया कोची में, एर्नाकुलम में। वो मतलब आप समझ लो कि बेस्ट शहर है, और मैं तो कहूँगा यार कि मतलब बहुत अच्छा शहर है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप कहीं सोच रहे हो शांति से सेटल होने का, तो आप एकदम आराम से वहाँ सेटल हो सकते हो। लोगों में कोई इस तरीके का भेदभाव नहीं है कि कोई बाहर का है या कोई अंदर का है। और मेट्रो सिटी है, उसके बाद आपके 3 किलोमीटर के दायरे में आपको समुंदर भी मिल जाएगा, ठीक है, और आपको आईटी पार्क भी मिल जाएंगे, आपको मॉल भी मिल जाएगा, मेट्रो तो है ही। उसके बाद फिर ये आपका मुन्नार वगैरह जो है, और जो भी मतलब आपके हिल स्टेशन है, और बहुत सारी जगह है, मतलब सब सब समझ लो आप एक जगह पे मिल जाता है। और वैसा मैंने नहीं देखा कहीं और, कि कहीं किसी जगह नेचर होते हैं तो वहाँ मतलब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, और कहीं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ नेचर नहीं होता। तो कोचीन में मतलब दोनों चीज़ थी, बहुत अच्छी जगह थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे रहने में। तो वहाँ पे मैं गया, तो ऑफिस के जस्ट 100 मीटर के पास जो है हमारे क्वार्टर्स थे। तो उस क्वार्टर्स में मैंने एक रूम लिया। क्वार्टर्स देखो, क्वार्टर्स अच्छे होते हैं, कई क्वार्टर्स अच्छे होते हैं, पर वो क्या है अक्सर ऑक्यूपाई हुए रहते हैं पहले से। और मान लो कोई बल्क की वैकेंसी आती है, जैसे कहीं से 10-15 लोग आ रहे हैं, तो इतना ज़रूरी नहीं है कि 10-15 आपको खाली मिल जाएंगे, 10-15 खाली क्वार्टर्स मिल जाएंगे अच्छे। 2-3-4 कहीं बचे होते हैं अच्छे क्वार्टर्स। तो जो मुझे मिला वो एक अच्छा कंपाउंड नहीं था। मतलब बहुत अच्छी ये होगा कि बीएसएनएल में आपकी लोकेशन बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छी लोकेशन पे होंगे क्वार्टर्स, लेकिन वो अच्छे से मेंटेन नहीं होते हैं, क्योंकि आप कहो कि मतलब अब पैसे नहीं है उस तरीके के। लेकिन आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है, ये पुराने किसी टाइम में बहुत पैसे रहे होंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से वो चीज़ें बनी हैं बहुत अच्छी बनी है, मतलब उनमें बहुत मजबूती है बिल्डिंग में और कंपाउंड में, जगह में, हर चीज़ बहुत अच्छा है। हर चीज़ की फैसिलिटी जब बनाई गई थी तो बहुत थी, पर अब जो है मतलब अब उसमें उतना कुछ बचा नहीं है। तो ठीक है, क्वार्टर मिला, फिर क्वार्टर्स को अपना धीमे धीमे, फिर उस टाइम पे ही मतलब मेरी 2022 में मेरी शादी हुई। तो फिर फिर वही क्वार्टर्स अपना लिया था मैंने, और वही थोड़ा पेंट वगैरह कराया, और बाकी वाइफ़ के आने के बाद से जो है वो मतलब अच्छा खासा घर बन गया था। ऐसा बन गया था कि मतलब हमें लगा था कि उसमें हमने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छा लगने लगा था मैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं लगा था कि जैसे मतलब जैसे आए थे हम क्वार्टर्स में, जैसे क्वार्टर मैंने देखा था एंट्री के टाइम पे, और जैसा क्वार्टर निकलते टाइम था, वो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। तो एर्नाकुलम आने के बाद मुझे जो काम मिला वो मतलब काफ़ी टेक्निकल काम था, और मतलब वो मुझे पसंद भी आया फिर काफ़ी। और जो मुझे मेन चीज़ सीखने को मिली वो एर्नाकुलम आने के बाद ही सीखने को मिली, ये मोबाइल कोर नेटवर्क में। तो मोबाइल कोर नेटवर्क में आपको थोड़ा सा बता दूं कि मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आप मान लो आप कॉल करते हैं, या फिर कॉल करते हैं, या तो उसमें कई सारे सिनेरियो होते हैं कि जैसे आपने सेम सर्कल में कॉल किया है, बीएसएनएल से बीएसएनएल में कॉल किया है, या रोमिंग में कॉल किया है, या दूसरे ऑपरेटर को कॉल किया है, या एसएमएस भेजा है, या डेटा यूज़ किया है। तो इन सब के लिए अलग अलग कनेक्शन के स्टेप होते हैं, और उसमें अलग अलग मतलब अलग अलग नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। नोड्स मतलब अलग अलग, आप कह लो कि अलग अलग सिस्टम, या अलग अलग सिस्टम से इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सब के अलग अलग अपने नाम होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। और मान लो कोई आपको ऑथराइज़ करेगा कि नहीं ये जो नंबर कॉल कर रहा है ये बीएसएनएल का ही है। कोई उसमें देखेगा कि आपका डेटा का स्पीड कितना होना चाहिए, आपने कितने का पैक लिया हुआ है, और उसको बार बार चेक करना है कि मतलब अच्छा इतना पैक आपका इस्तेमाल हो गया। फिर मान लो कोई आपको कनेक्ट करेगा दूसरे से, अगर आप कॉल कर रहे हो तो आपको कोई दूसरे वाले मोबाइल तक जाके कोई कनेक्ट करेगा, और इस तरीके से समझ मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग सिनेरियो होते हैं। तो ये काम रहता था। और मोबाइल को आप जैसे अगर चाहो तो तीन मतलब उसमें 3 पार्ट में आप बांट सकते हो, कि एक आपका मोबाइल से लेके जो टावर तक का कनेक्शन है उसको हम रेडियो एक्सेस नेटवर्क कहते हैं। एक एक आपका टावर से लेके, और जो मेन आपका राउटर है, समझ लो मतलब अगर जैसे डेटा का नेशनल हाईवे हो, जैसे अपना एक मेन राउटर जो मतलब कि आपके शहर के बाहर, आपके स्टेट के बाहर जो ट्रैफिक निकाल रहा है वहाँ तक का जो कनेक्शन होता है,
वो मतलब एक तरीके से कोर नेटवर्क में आता है। वो काम मेरा था, उस काम में मतलब और भी बड़ी टीम होती है, मतलब सब कोई अलग-अलग चीज़ सँभालता है, पर उसमें मैं था। और फिर कोर राउटर्स जो कोर राउटर्स है वो आपस में आगे कनेक्टेड होते हैं और मतलब एक ग्रुप बनता है, वो एमपीएलएस बैकबोन कहते हैं उसको। तो मतलब एक तरीके से 3 स्टेज आप कह सकते हो, एक तो रैन हो गया, फिर एक कोर हो गया और फिर बैकबोन हो गया। तो बाकी दोनों भी मैंने देखा हुआ है, मतलब एक ही रूम में बैठ के काम होता था। तो मेरे सामने ही मतलब रैन वाली टीम बैठती थी और फिर मैं एक जगह काम किया जहाँ पे एमपीएलएस बैकबोन में मैंने काम किया, मतलब ज़्यादा नहीं किया, 1-2 महीने काम किया बस, लेकिन कोर नेटवर्क में मैंने काम किया। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि मतलब जैसे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ये क्या होती हैं, और ये आके मतलब मुझे पता चला, तो मेरा एक प्रोफ़ाइल बन गया कि टेलीकॉम में एक तो मतलब कि टेलीकॉम में अगर मैं चाहूँ तो कल को आगे अपना फ्यूचर देखना, तो मैं किस प्रोफ़ाइल में देख सकता हूँ, तो वो कोर नेटवर्क में अपना प्रोफ़ाइल मैं देख सकता हूँ। तो ये चीज़ मतलब बहुत अच्छी हुई मेरे साथ कि मतलब जो पिछले जो 3 साल हैं, 2021 अक्टूबर से लेके ये 2025 तक, इसमें मैंने मतलब काफ़ी कुछ सीखा और मेरी एक तरीके से टेलीकॉम में एक प्रोफ़ाइल बन गई और मेरी टेक्निकल नॉलेज बहुत बहुत एनहांस हुई, जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मतलब ठीक है, अब इसके आगे भी देखना चाहिए। और फिर उसके बाद मतलब फिर मैंने ये अभी करंट सिचुएशन ये है कि फिर मैंने अप्लाई किया था एग्ज़ाम के लिए, कुछ अप्लाई किया, एक आपका एनआईसी का आया था, एनआईसी की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मेरा हुआ है, एनआईसी में साइंटिफिक ऑफिसर पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। और एक स्टेट बैंक की आई थी डिप्टी मैनेजर नेटवर्क ऑपरेशंस का, नेटवर्किंग ऑपरेशंस का डिप्टी मैनेजर, तो उसमें मेरा सीवी सेलेक्ट हो गया था। ये मेरे इस प्रोफाइल की वजह से, जो मैंने पैकेट कोर में काम किया था कोर नेटवर्क में, उसकी वजह से ही मेरा सीवी सेलेक्ट हो गया था। पर फिर इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाया। पटना में इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाया, और उसकी एक वजह ये थी, मतलब उन्होंने बताया कि आप अगर स्केल 2 की जॉब देख रहे हो तो आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए, तो सर्टिफिकेशंस मैंने अभी तक नहीं लिया है। और सर्टिफिकेशंस मतलब अगर इस लाइन में कंटिन्यू करना है तो इम्पोर्टेंट होंगे टेलीकॉम में। तो यही मेरी जर्नी वीडियो है जो मैंने मतलब समराइज़ किया है अपना जो एक्सपीरियंस था उसको। और ये अगर आप लोग के किसी काम आए तो आप बताइएगा, या इससे आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।